अस्सलामुअलैकुम। नानाकू ड्रग माफिया का गॉडफादर था। हथियार माफिया के गॉडफादर और सियासी डिप्लोमेसी की डीलिंग करने वाले गॉडफादर सभी मैडम मार्ली से नफरत करते थे। उन्होंने उसे पैगाम दिया था कि अब उसे जिद से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। हांगकांग की तारीख बदल चुकी है। ये बरतानिया की गुलामी से आज़ाद हो चुका है और चीन का एक हिस्सा बन रहा है। अगरचे अब भी चीन का पूरा कंट्रोल यहाँ नहीं है। आज भी हम तमाम अंडरवर्ल्ड वाले चीन के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। अगर तुम भी हमारी तरह मुत्तेद होकर होगी तो हम सबका कारोबार इसी तरह जारी रहेगा। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हमारे ताउन के मोहताज रहते हैं। हम चीन को भी अपना मोहताज बना सकते हैं। मैडम मार्ली ने जवाबन कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि चीन हम पर हावी ना हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम लोगों से मुत्तेद होकर हर मामले में तुम्हारा साथ दूँ। जब ज़रूरी समझूंगी तो तुमसे ताउन करूंगी और तुम लोगों से अपने लिए ताउन हासिल करूंगी। इससे ज़्यादा मुझसे दोस्ती और ताउन की उम्मीद ना रखी जाए। नानाका ने कहा, औरत अपनी कम अकली से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। क्या तुम समझते हो कि 32 दांतों के दरमियान एक जुबान की तरह महफूज रहोगी? ये ना भूलो कि जुबान कभी कभी दांतों तले आ जाती है। उसने जवाब दिया था, ये तुम भी ना भूलो कि जुबान लुकमे को इधर से उधर करती है, तब दांत लुकमे को चबाते हैं। जुबान के बगैर दांतों तक कभी एक लुकमा भी नहीं पहुंच सकता है। तुम्हारा बहुत सा माल मेरे जजीरे से होकर तुम्हारे पास पहुंचता है। ये जुबान तुम्हारे ये लुकमा तुम तक पहुंचने से रोकेगी तो करोड़ों का नुकसान उठाते रहोगे। मैडम मार्ली बड़ी तेज तर्रार थी। ड्रग और हथियारों की स्मगलिंग उसके जजीरे से होती थी और वो इस जजीरे की बेताज मलका थी। उसने बड़ी चालाकी से कानून के मुहाफिजों को और खतरनाक मुजरिमों को खरीद रखा था। फिर उसके पास किले के अंदर और बाहर पूरे जजीरे में मुसल्लह मुहाफिजों की फौज थी। वह स्मगलिंग के सिलसिले में दूसरे गॉड फादर्स के लिए मसाइल पैदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करती थी। नानाका मुतमईन नहीं था। मार्ली का मोहताज बनकर नहीं रहना चाहता था। वह मार्ली से बहुत ज़्यादा ताकतवर और वसी ज़राए का मालिक था। सिर्फ इस जजीरे के हवाले से उसका एहसानमंद रहता और वह इस एहसानमंदी को ख़त्म करने की फ़िक्र में था। दूसरे गॉड फादर्स के साथ मशवरे हो रहे थे कि अब किसी भी तरह मार्ली को इस जजीरे से हटाया जाए, और उसे वहाँ से हटाने का यही एक तरीका रह गया था कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। उस पर खुलकर हमला नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पूरे हांगकांग में कानून के मुहाफिज भी उसे सिक्योरिटी देते थे। उसकी अपनी भी मजबूत सिक्योरिटी थी और वो जानती थी कि उसके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें होती रहती हैं। वो बड़ी हिकमत अमली से अपना बचाव करती रहती थी। बहुत ही बेबाक थी। वो जानती थी कि किसी दिन भी और किसी वक्त भी उसे मरना है, और वह मरने के लिए हम वक्त तैयार रहती थी। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर अपने दिल में कहा, जो मौत से नहीं डरते, मौत ही शायद उनसे डरती है, करीब आते आते कतरा जाती है। उसने बड़ी बेबाकी, दिलेरी और हिकमत अमली से उन तमाम अंडरवर्ल्ड वालों के खिलाफ महाज बना रखा था। उसकी हिकमत अमली के बायस वह सब उसके दुश्मन तो थे, मगर उसे दोस्ती करने पर भी मजबूर रहते थे। मैंने तय कर लिया, ये शेरनी मेरे काम आएगी। मैं इसके जरिए इस जजीरे पर कब्जा जमाऊंगा और यहाँ बैठकर अंडरवर्ल्ड वालों के एक एक महाज को खत्म करता रहूंगा। मैंने जाल बिछाना शुरू किया। हाय मार्ली, कोई तुम्हारे पाँव की धूल भी नहीं चुरा सकता। मैं तुम्हारे वजूद का पूरा जुग्राफिया चुराने आया हूँ। मैडम मार्ली अपनी शानदार कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसकी गोद में उसकी लाडली खूबसूरत सी बिल्ली मानो बैठी थी। वो एक हाथ से उसे सहला रही थी, प्यार से पुचकारते हुए उससे बातें कर रही थी। हाय मेरी जान, तुम बड़ी बाकमाल हो। तुम मेरा माल चुराने वालों तक पहुंच जाती हो। मेरे किसी दुश्मन को एक बार करीब से सूंघकर हजारों के मजमा में पहचान लेती हो। मेरे दुश्मन किसी भी भेस में हो, तुम उनकी निशानदेही करती हो। स्टीयरिंग सीट पर उसका बावर्दी ड्राइवर बैठा हुआ खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। उसके मोहल्ले और किले के अंदर और बाहर जितने खिदमतगार और मुसल्ला गार्ड्स थे, सब उसके सामने खामोश और बाअदब रहते थे। उसकी इजाज़त के बगैर कोई एक दूसरे से नहीं बोलता था, और वो मैडम किसी से ज़रूरत के बगैर बोलती नहीं थी, सिर्फ हुक्म देती थी। तमाम खिदमतकार उस मानो बिल्ली को खुश नसीब कहते थे। उसे किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा था। वो गुस्सा और गुरूर में रहती थी। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के वक्त अगरचे गुस्सा तो नहीं रहता था, ताहम मुस्कुराहट फिर भी नहीं आती थी। वो अपने बेडरूम में या कहीं तन्हाई में अपनी मानों से मुस्कुरा कर बोलती थी। वह अचानक मुस्कुराने लगी, फिर हैरान होकर सोचने लगी, क्या मैं मुस्कुरा रही हूँ? वो अपने आप को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती थी। एक हाथ से चेहरे को टटोलकर समझने की कोशिश करने लगी कि अभी वह मुस्कुरा रही थी या नहीं। मैं उसके अंदर बैठा उसे मुस्कुराने पर माल कर रहा था। वह मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी। सामने विंड स्क्रीन के पास अकब नुमा आईना था। उसने आगे की तरफ झुककर हाथ बढ़ाया और आईने का रुख अपनी तरफ किया। फिर अपनी सीट पर सीधी होकर खुद को देखते हुए मुस्कुराने लगी, हैरान होने लगी। आखिर क्यों मुस्कुरा रही हूँ? उसने अपने चेहरे को और होंठों को छूकर देखा। मैंने उसकी सोच में कहा, अच्छी लग रही हूँ। मुस्कुराने से चेहरा खिल जाता है।
मुझे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। वो बोली, नहीं, मुस्कुराने से दुश्मनों पर और अपने मातहतों पर रोब और दबदबा कायम नहीं रहेगा। मेरे गुस्से और गुरूर के आगे सबके सर झुके रहते हैं। मानो उसकी गोद से निकलकर सीट पर आ गई थी। कभी इधर उधर बेचैनी से देख रही थी, कभी मैडम मार्ली को देखकर म्याऊं म्याऊं कर रही थी, मुंह उठाकर खला में देखते हुए घुरा रही थी। मार्ली ने हैरानी से पूछा, मानो ये क्या कह रही हो? क्या यहाँ कोई है? नहीं, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। कार के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। म्याऊं म्याऊं। वो मार्ली के हाथ पर पंजा मारने लगी। उसने पूछा, ओ गॉड, क्या तुम कह रही हो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ यहाँ है? तुम आंखें बंद कर रही हो, इसका मतलब है वो चीज़ तुम्हें नजर नहीं आ रही। उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। उसके साथ आगे पीछे मुसल्ला गार्ड्स की मोटरसाइकिलें भी रुक गईं। उनमें से 2 गार्ड्स दौड़ते हुए कार के पास आए। वो पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए कह रही थी, कार की तलाशी लो। यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो मानो को दिखाई नहीं दे रही है। मानो वाकई बाकमाल थी। अपनी कुदरती गैर मामूली हिस्स के जरिए उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन है, कहाँ है, अगर है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मार्ली कार से निकलकर फुटपाथ पर आ गई, मानो उसके बाजुओं में थी। अब उसे देखकर म्याऊं म्याऊं कर रही थी और आंखें बंद कर रही थी। वो बेजार होकर बोली, अब क्या है मानो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कार की तलाशी ली जा रही है, वहाँ कुछ है तो छुपा नहीं रहेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, जो अंदर छुपा हो वो बाहर दिखाई नहीं देता। उसकी अपनी सोच ने कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ? कार के अंदर या घर के अंदर कोई भी छुपा हो, तलाश करने से दिखाई देता है। मैंने उसकी सोच में कहा, दिल में चोर छुपा हो तो दिखाई नहीं देता, धड़कनों से पहचाना जाता है। ये शायराना किस्म की बात मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? मैंने कभी किसी को इतनी लिफ्ट नहीं दी कि वो मेरे दिल में चोर बनकर आए। ये क्या हो रहा है? इधर मानो अजीब हरकतें कर रही है, उधर मैं कभी मुस्कुरा रही हूँ, कभी शायराना बातें सोच रही हूँ। मुसल्ला गार्ड्स ने उसके सामने अटेंशन होकर कहा, हमने अच्छी तरह तलाशी ली है, कार में कुछ नहीं है। मानो उसके बाजुओं से निकलकर दौड़ती हुई कार के खुले दरवाजे से अंदर चली गई। वो बोली, ठीक है, मानो मुतमईन हो गई है, आगे चलो। वो कार में बैठ गई। काफिला वहां से रवाना हो गया। उसने मानो को पुचकारते हुए अपनी गोद में बुलाया। वो नहीं आई। उससे दूर सीट पर सिमट कर बैठी रही, उसे घूर कर देखती रही। मैंने उसकी सोच में कहा, वो नहीं आएगी, मुझे उसके सामने एतराफ़ करना होगा कि वो मेरे अंदर है, मगर मेरा दुश्मन नहीं है, तब मानो दोस्ती करेगी। उसने हैरानी से सोचा, मैं क्यों एतराफ़ करूं कि मेरे अंदर कोई है? कोई चाहने वाला ही अंदर रह सकता है और ऐसा कोई नहीं है। मैंने कहा, एक ऐसा चाहने वाला जो दिल में नहीं दिमाग में रहता है, और मैं उसे दिमाग में आने से नहीं रोक सकूंगी। दिमाग में? वो गहरी संजीदगी से सोचने लगी। दिमाग में सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले आते हैं, मेरे दिमाग में भला कौन आएगा? मैंने उसकी सोच में कहा, मैं पिछले 3 दिनों से सुन रही हूँ कि फरहाद अली तैमूर हांगकांग आया हुआ है। वो बोली, हाँ, हांगकांग के कई खतरनाक मुजरिमों ने मुझे ईमेल से इतला दी है कि अंडरवर्ल्ड वाले बहुत मोहतात हो गए हैं, उन्होंने फरहाद से दुश्मनी मोल ली है। वो उनकी शामत बनकर यहाँ आया हुआ है। बड़े बड़े घाक जासूस, बदनामे ज़माना स्मगलर्स और ननाका के खतरनाक फाइटर्स उसे तलाश कर रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ छुपा रहता है। इस बार मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे अंदर छुपा रहता हूँ। वो एकदम से चौंक गई। उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। वह सहमी हुई चीख नहीं थी, क्योंकि वह नडर और बेबाक थी, शदीद हैरानी के बायस चीख पड़ी थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए पूछा, एनीथिंग रॉन्ग मैडम? वो संभल कर बोली, नथिंग इज़ रॉन्ग, गाड़ी चलाओ। गाड़ी और मुसल्ला गार्ड्स फिर चल पड़े। उसने सोच के जरिए कहा, मैंने अपने अंदर किसी को बोलते सुना है। तुम बहुत देर से सुन रही हो, मगर समझ नहीं रही थी। मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। उसने अपने अंदर कभी पराई आवाज़ नहीं सुनी। क्या वाकई टेलीपैथी के जरिए बोल रहे हो? क्या तुम सचमुच फरहाद हो? यकीन कर लो, वरना रफ्ता रफ्ता यकीन आता रहेगा। वो बोली, एक बार नानाका ने मुझे धमकी दी थी, उसके कुछ टेलीपैथी जानने वाले दोस्त हैं। वो कह रहा था कि उन्हें मेरे अंदर भेजकर मुझे दिमागी मरीज़ा बनाएगा। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम फरहाद हो? तुम नानाका के दोस्त भी तो हो सकते हो। ऐसा होता तो तुम अब तक दिमागी मरीज़ा बन चुकी होती, यूं सही सलामत बैठी ना रहती। दुरुस्त कहते हो। तुमने अभी तक मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है, मगर नानाका बहुत मक्कार है। उसके टेलीपैथी जानने वाले पहले मक्कारी से मुझे दोस्त बना सकती हैं, फिर मेरे अंदर से तमाम अहम राज मालूम करके मुझसे दुश्मनी कर सकती हैं। दुश्मन इतना लंबा खेल नहीं खेलेंगे, तुम्हें पहली फुर्सत में अपनी मामूल बनाकर तुम्हारे जजीरे पर हुकूमत करेंगे। ऐसा तुम भी कर सकते हो। क्या ख्यालात पढ़कर मेरे अहम राज मालूम कर रहे हो? मैं बड़ी देर से तुम्हारे अंदर हूँ। ना मैंने तुम्हें अपनी मामूल बनाया है, ना तुम्हारे राज मालूम कर रहा हूँ। अलबत्ता तुम्हारे हालात मालूम कर चुका हूँ। तुम लिनताओ जजीरे की बेताज मलका हो। वह जजीरा बैनुल-अक़वामी स्मगलरों के लिए सदर दरवाजे की हैसियत रखता है। दूसरे ममालिक के स्मगलरों को ताई के साहिल से अपना माल गुजारना पड़ता है। ताई जजीरे के शुमाल मगरिब में है। वहाँ तुम्हारा एक मजबूत किला है। तमाम स्मगलर्स तुम्हारा ताउन हासिल करने पर मजबूर रहते हैं।
मैडम मार्ली का वो किला साहली समुद्र में था, चारों तरफ पानी ही पानी। उस किले के अंदर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा जाता था या फिर मार्ली के 2 सीटर हवाई जहाज के लिए गहरे पानी में रनवे बना हुआ था। वो जहाज फिजा से समुद्र की सतह पर आकर पानी में मोटरबोट की तरह दौड़ता हुआ समुद्री गेट से गुजरकर किले के अंदर पहुंच जाता था। तमाम स्मगलर्स के बहरी जहाज़ों को इस किले के आसपास से गुजरना होता था और वो मैडम मार्ली को उसका हिस्सा दिए बगैर वहां से गुजर नहीं सकते थे। किले के ऊपर चारों तरफ दूर मार तोपें और मिसाइल लॉन्चर्स नस्ब थे। मार्ली के मुसल्लह फौजी वहां दिन रात अलर्ट रहते थे। सिग्नल्स के जरिए इजाज़त हासिल किए बगैर गुजरने वाले जहाज़ को तोप के गोलों और मिसाइल से तबाह कर दिया जाता। उसे नाकाबिले शिकस्त मार्ली किला कहा जाता था। तमाम स्मगलर्स और अंडरवर्ल्ड वाले एक ही बात कहते थे कि मार्ली मरेगी तो किला फतह होगा। लिन ताओ जजीरे से लेकर पूरे हांगकांग तक मार्ली ने कानून के मुहाफिजों को खरीद रखा था। इन तमाम इलाकों में इसे एक औरत को घेर कर कत्ल नहीं किया जा सकता था। हांगकांग और इस जजीरे से दूर कहीं उसे मौत के घाट उतारा जा सकता था और वह अपने मखसूस इलाके से बाहर नहीं जाती थी। मैंने उसे बताया कि मैं उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल कर चुका हूँ। उसके पास इसलिए आया हूँ कि वो मेरे दुश्मनों की दुश्मन है। उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उसके काम आऊँगा। वो किसी से कुछ मांगना अपनी तौहीन समझती थी। किसी से मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, उसके सामने सर झुक जाता है। उसका सर गुरूर से तन कर रहता था। वो एक शान बेनियाजी से बोली, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी है, तुम खुद आए हो, यहाँ दुश्मनों में गिरे हुए हो। मुझसे मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारे काम आने के बारे में सोचूंगी। मैं किसी औरत से तो क्या मर्द से भी मदद नहीं मांगता, मगर तुम मांगोगी। जब नानाका के टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम अपने दुश्मनों को किले के करीब नहीं आने देती हो, मगर ये दुश्मन तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे और तुम उन्हें भगा नहीं सकोगी। वो परेशान होकर बोली, तुम मुझे डरा रहे हो, जबकि मैं मौत से भी नहीं डरती। तुम ये ना कहो कि मैं तुमसे मदद मांगूंगी, ये कहो कि दोस्ती करूंगी। हम दोस्ती में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। चलो यही सही, दोस्ती करो। तुमने अब तक दुश्मनों से दोस्ती या समझौता नहीं किया, क्योंकि वो कानून और तुम्हारे किले की दीवार को तोड़कर तुम्हारे करीब नहीं आ सकते थे। टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन सब कुछ तोड़कर तुम्हारे अंदर आएंगे। तुम दोस्ती से पहले एहसान जता रहे हो, ये समझ रहे हो कि टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ये याद रखो कि मैं मर जाना पसंद करती हूँ, मगर किसी का एहसान लेना गवारा नहीं करती। तो फिर मैं तुम्हारे मरने का तमाशा देखूंगा। मगर एक बात बता दूं, दुश्मन तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हें महकूम और अपनी दाश्ता बनाकर किले और लिन ताओ जजीरे पर हुकूमत करेंगे। कानून के मुहाफिज यही समझेंगे कि दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यह तमाशा तो सिर्फ मैं देखता रहूंगा कि तुम किस तरह उनकी दाश्ता बनकर रहने लगी हो। यू शट अप, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। कोई मेरे सामने इस तरह बोलने की जरूरत नहीं करता है। सामने होते तो मैं तुम्हें गोली मार देती। अपने अंदर आने वाले दुश्मनों से भी इसी तरह हसरत से कहोगी कि सामने होते तो गोली मार देती। वह तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। तुम्हारा गुरूर तुम्हें कभी समझने नहीं देगा कि तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है, तबाही करीब है। वह परेशान होकर सोचने लगी। ये बात समझ में आ रही थी कि वह अपनी दौलत, ताकत और अपने तमाम मजबूत ज़राए के बावजूद टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से शिकस्त खा जाएगी। वो उलझन में पड़ गई थी, अपने मौजूदा हालात को खूब समझ रही थी। अब उसके सामने एक बड़ा मसला था, और वह मसला ये था कि गुरूर का सर कैसे झुकाए। वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मुझसे कमतर होना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, एक से कमतर रहकर सारी दुनिया से बरतर रह सकती हो, तुम यह सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। वो सोचने के दौरान में ये भूल गई थी कि मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। वो मेरी बात सुनकर बोली, और गॉड, तुम मौजूद हो। मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम मेरे अंदर रहोगे। इतना हसीन और मजबूत किला छोड़कर कहाँ जाऊँगा? भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मुझे पनाह दो और मेरी पनाह में रहो। इस बार वो ज़रा नरम लहजे में बोली, मैं कह चुकी हूँ कि हमारी दोस्ती हो सकती है, मगर तुम दोस्ती से पहले मुझे खुद से कमतर बना रहे हो। क्या यही तुम्हारी दोस्ती का अंदाज है? तुम्हारा अंदाज भी हमेशा बरतर रहने वाला है। तुम दोस्त से ज़्यादा हुकूमत बेगम बनकर होगी। हमारी दोस्ती बराबर की सतह पर होगी। चलो यही सही, मैं तुम्हारी अना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और बोलो, क्या चाहती हो? एक बात खटक रही है, मेरे एक शुबा दूर करो। मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा हूँ। तुम्हें शुबा है कि मैं शायद फरहाद नहीं हूँ। हो सकता है कि कोई दुश्मन धोखा दे रहा हो। मैं यही सोच रही हूँ। अपने फरहाद होने का सबूत पेश नहीं करोगे तो मेरी तसल्ली नहीं होगी। मैं तुम्हें पूरी तरह मुतमईन करूँगा। मुझसे मिलने के बाद तुम्हारे दिल में कोई शुबा नहीं रहेगा। जब तक इत्मीनान नहीं होगा, मैं तुमसे कहीं मुलाकात नहीं करूँगी। पहले अपना एतमाद कायम करो। ठीक है, जो चाहती हो वही होगा। मानो से कहो मुझे दुश्मन ना समझे, तुम्हारी गोद में आ जाए। मानो उससे दूर सीट पर बैठी हुई थी। मालिनी ने कहा, कमॉन मानो, यहाँ कोई खतरा है? मगर मुझे कोई खतरा नहीं है। वो म्याऊं कहती हुई अपनी जगह से उठकर उसकी गोद में आ गई। मैं उसके दिमाग से निकल आया। वो साले समुंदर की तरफ अपनी एक शानदार कॉटेज की तरफ जा रही थी। वहाँ 2-4 घंटे आराम करना और एक ज़रूरी मामले में मसरूफ़ रहना चाहती थी। फिर शाम को जजीरे लिन ताओ में वापस जाने का इरादा था।
जब वो कॉटेज में पहुंची तो मैंने उसे गहरी नींद सुला दिया, फिर उसे हिप्नोटाइज किया। उसके दिमाग में ये बातें नक्श कर दी कि नींद से बेदार होने के बाद जो शख्स उससे मुलाकात के लिए कॉटेज में आएगा वही फरहाद अली तैमूर होगा। वो किसी शक व शुबे के बगैर उस पर भरोसा करेगी। मैंने उसके ज़हन में एक नया लब लहजा नक्श किया ताकि नानाका की टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में जगह न बना सकें। फिर हिप्नोटिज्म के असूलों के मुताबिक वह 2 घंटे तक सोती रही। उस वक्त मैं समुद्र के एक साली गार्डन में बैठा हुआ था। अब 2 घंटे बाद मार्ली के पास जाने वाला था। उसका कॉटेज वहाँ से करीब था। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या मेरी ज़रूरत है? कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, फुर्सत मिली तो पूछने आया हूँ। तुम खुद क्यों नहीं आई? आने ही वाली थी। जनाब तबरेज़ी ने मुझे हदायत की कि अब मैं बाबा साहब के दायरे से बाहर आ करूँ। इसका मतलब है तुम मेरे पास आ रही हो? कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं इदारे से बाहर निकलते ही हालात किधर ले जाएंगे। वैसे भी मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें यहाँ आने से मना कर रहा हूँ? कम ऑन, अभी चली आओ। ऊपरी दिल से ना बोलो। मैं आऊँगी तो रंग में भंग पड़ेगा। तुम्हारे चोर ख्यालात मैडम मार्ली का नाम ले रहे हैं। मैं मार्ली के लिए ही कह रहा हूँ, चली आओ। बहुत ही खतरनाक औरत है, उससे निमटने में मज़ा आएगा। तुम्हारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तुम ताना देने से बाज नहीं आओगी। मैं यहाँ मार्ली से इश्क नहीं कर रहा हूँ। क्या मुझे नादान बच्ची समझ रहे हो? झूठ ना बोलो, वरना तुम्हें मार्ली के करीब भी नहीं जाने दूंगी। तुम क्या करोगी? कबाब में हड्डी बनोगी। हड्डी की बात क्या करते हो? मैं कबाब ही नहीं रहने दूंगी। ना तुम खाओगे ना मैं हड्डी बनूंगी। मुझे चैलेंज कर रही हो? अपने मियाँ से म्याऊं म्याऊं कर रही हो? मैं म्याऊं म्याऊं नहीं करती, पंजे मारती हूँ। कभी गरजती नहीं, अचानक बरस पड़ती हूँ। मैं तुम्हारी एक एक रग को पहचानता हूँ, इसलिए दावा न करो कि कबाब नहीं रहने दोगी, माली को गायब कर दोगी। मेरी आंखों से सुरमा चुराने की बात ना करो, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, आंखों से सुरमा चुराना बड़ी बात नहीं है। तुम शर्मिंदा हो जाओगे। यानी तुम माली को मेरे पास नहीं रहने दोगी, उसे गायब कर दोगी या उसे अगवा करोगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगी, लेकिन मुझे उसके दिमाग में पहुंचाना होगा। ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम उसे जिस्मानी तौर पर दूर करोगी, उसके दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वह ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहेगी, लेकिन तुम उसका हाथ पकड़ने के लिए तरसते रहोगे। ये मत भूलो कि मैं उसके दिमाग में जाता आता रहूंगा। तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे क्यों समझा रहे हो? खुद समझो कि तुमने सोनिया को चैलेंज किया है। तुम कहीं ना कहीं उलझने वाले हो। यूं चैलेंज करोगी तो मैं तुम्हें मार्ली के दिमाग में नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें जो करना है अपने तौर पर करो, मुझसे ताउन ना करो, कोई बात नहीं। मैं कल सुबह यहाँ से निकलूंगी और कल रात हांगकांग पहुंचूंगी। तुम्हारे दुश्मन अनाका के जरिए मार्ली तक पहुंचूंगी। उसे गायब होने से बचा सकते हो तो बचा लो। वह हंसते हुए चली गई। मैं वहाँ कई जाने अनजाने दुश्मनों में घिरा हुआ था। उनकी तरफ से मोहतात रहने के लिए मेरा हाजिर दिमाग रहना ज़रूरी था। ऐसे में सोनिया मेरी तवज्जो अपनी तरफ समेट रही थी। उसे नाकाम बनाने, उसकी चालबाजियों को समझने और मार्ली को उसे बचाए रखने के लिए इस पहलू से गौर करना लाजमी था कि वो कैसी कैसी चालें चल सकती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने इसलिए चैलेंज किया था कि वो इसी बहाने चली आए। मेरे अतराफ बदतरीन खतरनाक मुजरिम और दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले अंडरवर्ल्ड के कई बेताज बादशाह थे, जिनका ताल्लुक एशिया, यूरोप और अमेरिका के ममालिक से था। ऐसे डायनामाइट किस्म के खतरनाक मुजरिमों से निमटने के लिए सोनिया की मौजूदगी ज़रूरी थी। वह माली को मुझसे दूर करने के लिए उसे अगवा करती, मगर उसे नुकसान न पहुंचाती, बल्कि उसे कहीं छुपा कर नानाका जैसे दुश्मनों से महफूज रखती। ऐसे में मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं उसे ऐसा करने से रोकता? हाँ, मगर खेल खेल में ही सही मैं सोनिया को यह बताने वाला था कि वो मार्ली के सिलसिले में मुझे धोखा नहीं दे सकेगी। मैं उसकी चालों को समझता रहूंगा। उसने कहा था कि वह नानाका के जरिए मार्ली तक पहुंचेगी। गोया वो नानाका का कूंडा करने वाली थी। मैं सामने देख रहा था और सोच रहा था। ऐसे वक्त एक चीनी दोशीज़ा मेरी तरफ आ रही थी। वह मेरे करीब आकर रुक गई। मैं अनजान बनकर सोच में गुम रहने का इजहार करता रहा। वह थोड़ी देर तक मुझे देखती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने चौंकने की एक्टिंग की। उसे देखकर पूछा, क्या बात है? यूं करीब आकर बैठने का अंदाज बता रहे कि स्ट्रीट गर्ल हो, मुर्गा फांस रही हो। वो गुस्से से बोली, शट अप, मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम मुझे शनासा लग रहे हो। तो मैं पहचानने के लिए करीब आई हूँ। मैंने उसकी आवाज़ और लहजे से पहचान लिया। वो मेरी मामूला किमली थी। मैंने उसके दिमाग में ये बात नक्श की थी कि वह सूंघने की गैर मामूली सलाहियत रखती है। फरहाद अली तैमूर किसी भी भेस में हो, वह सूंघ कर उसे पहचान लेगी। टेलीपैथी जानने वाले जाओ जियांग और अमरीकी जॉन हार्डी मुझे ढूंढने के लिए उसे साथ लिए घूमते थे। मैंने किमली के जरिए उन्हें ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। किमली मेरे अहकामात की पाबंद थी। दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरे हुक्म के मुताबिक किसी को सूंघती थी। अभी मैंने हुक्म नहीं दिया था और वो मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझे सूंघ रही थी, जबकि मैं कभी इजाज़त न देता कि वो मुझे सूंघे और दुश्मनों को मुझ तक पहुंचाए। मैंने उसे पहचानते ही उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला कोई उसके अंदर है और फरहाद अली तैमूर बनकर उसे हुक्म दे रहा है कि वो मुझे सूंघे और पहचाने कि मैं फरहाद हूँ या नहीं।
मुझे हैरानी हुई। कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला मेरा हरबा मुझ पर ही आजमा रहा था। मैं किमली को नानाका के करीब पहुंचाकर उससे गाफिल हो गया था, क्योंकि उसके ज़रिए मैंने नानाका की लेडी सेक्रेटरी जोसेफिन के दिमाग में जगह बना ली थी। उसके ज़रिए कुछ मालूमात हासिल कर रहा था। जोसेफिन नानाका के एक सैमुराई तलवारबाज से मोहब्बत करती थी। वो भी उसे चाहता था, लेकिन नानाका के खौफ से महबूबा को दूर ही दूर से देखता था। मैं किसी वक्त उन दोनों को मिलाकर यकजा करके उसके ज़रिए सैमुराई के दिमाग में घुसने वाला था। अब किमली की इस हरकत से पता चल रहा था कि नानाका का कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका होगा कि मैंने किमली को अपनी मामूला बना रखा था और उसके ज़रिए नानाका के करीब पहुंचने की कोशिशें कर रहा था। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को मालूम हुआ था कि वो सूंघने की गैर मामूली हिस्स रखती है, लिहाजा वो किमली के ज़रिए मेरी बू सूंघता फिर रहा था। किमले ने मेरी मर्जी के मुताबिक सोच के ज़रिए कहा, मैं सूंघ रही हूँ, मगर मुझे फरहाद की मखसूस महक नहीं मिल रही। उसकी दूसरी सोच ने कहा, क्या मेरी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो रही है? मेरा दावा था कि मैं फरहाद को लाखों बहरूपियों के दरमियान पहचान सकती हूँ, फिर उसे पहचानने में गलती क्यों कर रही हूँ? फिर उसकी सोच ने कहा, मैं गलती नहीं कर रही हूँ। उसकी दूसरी सोच ने कहा, मैं इस शख्स को बड़ी देर से देख रही हूँ, यह गुमसुम सामने बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे ख्याल ख्वानी के जरिए किसी से बातें करो। ये ज़रूर टेलीपैथी जानता है। मैं समझ गया दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला किमली की दूसरी सोच में बोल रहा है। उस दुश्मन ने उसके ज़रिए मुझे देर तक गुमसुम बैठे देखा था। वाकई उस वक्त मैं सोनिया से बातें करने में मसरूफ़ था। मैंने कहा, तुम किस किस्म की लड़की हो, मुझसे फ्लर्ट करने के अंदाज में आकर यहाँ बैठ गई, फिर मुझे सूंघने लगी। क्या तुम सूंघने के बाद गाहक को फांसती हो, फिर ये भी कहती हो कि स्ट्रीट गर्ल नहीं हो? अब तुम जाओगी या मैं यहाँ से जाऊँ? उसी वक्त मैंने अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस किया। हम सब के दिमागों में ऐसा रूहानी अमल किया गया था कि पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही हमारी शख्सियत बदल जाती थी। इससे शख्सियत के मुताबिक ख्यालात बदल जाते थे। जब कोई अपना एक मखसूस लहजे में आता था तो हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं होती थी। वह दुश्मन मेरे ख्यालात पढ़कर मायूस हो रहा था। उसे मेरे अंदर मैं नहीं मिल रहा था। किमली वहाँ से जा रही थी, मैंने उसे हमेशा के लिए जाने दिया। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। दुश्मन उसके ज़रिए मुझे ढूंढते फिरेंगे, फिर मायूस हो जाएंगे। वो मेरी असलियत मालूम करने वाला मायूस होकर चला गया था। मैं मैडम मार्ली के अंदर पहुंच गया। तेजपाल की टेलीपैथी जानने वाली टीम बड़ी मुत्तैद और मजबूत थी। बैजॉन कुछ अरसे के लिए उनसे अलग हो गया था। अपनी ही टीम के मुखालफत में इकदाम करने लगा था। उसकी बीवी मोनोरीटा ने उसे एहसास दिलाया कि वो गलत फहमी का शिकार हो गया है। तेजपाल और बाकी टेलीपैथी जानने वाले साथी आज भी उसे चाहते हैं, उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उसे अपने ही साथियों के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। तेजपाल उन सबसे ज़्यादा ज़हीन और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार था। मोनोरीटा ने उसे राब्ता किया, फिर उसके ताउन से बैजॉन की तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी। उसे फिर तेजपाल की टेलीपैथी जानने वाली टीम में शामिल कर दिया। कुछ अर्सा पहले सोनिया ने बैजॉन को ट्रैप किया था, तब से उसके साथी उससे दूर रहने लगे थे। अगर वह ऐसा ना करते तो सोनिया उसके ज़रिए उन सब के दिमागों में पहुंच जाती। दोस्ती होते ही उन्होंने सबसे पहले बैजॉन को हैप्नाटाइज किया, उसका ब्रेन वॉश किया ताकि सोनिया ने या किसी और ने उस पर तनवीमी अमल किया हो तो वह मिट जाए। उन्होंने अपने तनवीमी अमल से बैजॉन को दोबारा अपना काबिल दोस्त बना लिया। उनके पास मशीन का नक्शा था। पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि वो किसी दूर दराज के वीरान इलाके में बड़ी राजदारी से खुद वो मशीन तैयार करेंगे। फिर तेजपाल ने कहा, अगर हम किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे तो बहुत सी परेशानियों और उलझनों से दूर रहेंगे। उसने समझाया, अगर किसी बड़े मुल्क से मशीन की तैयारी के सिलसिले में मुआहदा हो जाए तो वह मुल्क हमें सर आंखों पर बिठाएगा। मशीन तैयार करने की सारी जिम्मेदारियां अपने सर लेगा। उस मशीन को राजदारी से तैयार करने के तमाम मरहलों से गुजरेगा। हमें किसी मरहले से नहीं गुजरना होगा। तुम टेलीपैथी जानने वाले तमाम साथी उनके दिमागों में रहकर उन्हें कंट्रोल करते रहोगे। वो हमें किसी मरहले पर धोखा नहीं दे सकेंगे। माइक मूरू ने कहा, उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन सबको हैप्नाटाइज करना होगा, उन्हें अपना मामूल बनाना होगा। जोसेफ विस्की ने कहा, इस मुल्क के जितने आला हुक्काम और जितने आला फौजी अफसरान होंगे उन सब के दिमागों को पहले अपने कब्जे में करना होगा। वो एक दो नहीं, दर्जनों होंगे, बडी रॉबर्ट ने कहा। दर्जनों नहीं, सैकड़ों होंगे। आर्मी इंटेलिजेंस वालों को अपने शिकंजे में रखना होगा। फिर जितने अफराद को टेलीपैथी सिखाई जाएगी उन्हें भी गुलाम बनाकर रखना होगा। तेजपाल ने कहा, ऐसा तो करना ही होगा और यह हमारे हक में बेहतर होगा। बज़ाहिर ये मुश्किल नज़र आता है कि सैकड़ों या हज़ारों अफराद को गुलाम बनाकर रखा जाएगा, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। तुम 4 टेलीपैथी जानने वाले हो, हमें से हर एक रोज़ाना 5 अफराद को हैप्नाटाइज करके अपना मामूल बना सकते हैं। बैजोन ने कहा, इस तरह हम चारों रोज़ाना उस मुल्क के 20 आला हुक्काम और आला फौजी अफसरान को अपने ज़ेरे असर ला सकेंगे। बडी रॉबर्ट ने कहा, इस तरह हम हर माह इस मुल्क के 600 काबरीन और दूसरे अहम मुतल्लिका अफराद को अपने अहकामात का पाबंद बनाते रहेंगे। तेजपाल ने कहा, हम उज्जलत से काम नहीं लेंगे। हमें मशीन तैयार करने की जल्दी नहीं है।
जब एक माह में 600 अकाबरीन को अपना मामूल बना लिया जाएगा, तब मैं उन अकाबरीन से मशीन के सिलसिले में मुआहदा करूँगा। वो हमारे ज़ेर असर रहेंगे, हमारी हर बात मानते रहेंगे। बैजॉन, माइक मुरो, जोसेफ विस्की और बडी रॉबर्ट इस प्लानिंग के मुताबिक रूस के अकाबरीन को फांसने लगे। रूस कभी सुपर पावर था, अब उस पर जवाल आ चुका था। वो दोबारा अपना खोया हुआ सियासी मुकाम हासिल करना चाहता था। वो देख रहा था कि एक ट्रांसफार्मर मशीन अमेरिका के पास थी। उसके ज़ाय होने के बाद अब दूसरी मशीन तैयार की जा रही थी। तमाम बड़े ममालिक को यह तशवीश लायक हो गई थी कि चीन में यह मशीन तैयार हो चुकी है और वहाँ टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज तैयार हो रही है। उसके मुकाबले में अब हर बड़ा मुल्क टीपी आर्मी टेलीपैथी जाने वाली फ़ौज तैयार करना चाहता है। अचानक ये खबर आम हुई कि एक ट्रांसफार्मर मशीन इसराइल में भी तैयार हो चुकी है। तमाम बड़े ममालिक हैरान रह गए। इसराइल इतना छोटा सा मुल्क है कि दुनिया के नक्शे में नाखून के बराबर नजर आता है। इस नन्हे से मुल्क ने तमाम ममालिक को दहशतज़दा करने वाला कारनामा अंजाम दिया था। चीन का पड़ोसी मुल्क रूस खास तौर पर बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला था। पहले हर मुल्क एटमी कुव्वत बनकर बरतरी हासिल करता था। अब टेलीपैथी के मुकाबले में एटम बमों की अहमियत नहीं रही थी। पहले यह धमकी दी जाती थी कि किसी मुल्क ने जंग मुसल्लत की तो एक एटम बम ही उस मुल्क को बड़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। एटमी कुव्वतों के बायस तमाम ममालिक एक दूसरे के दबाव में रहती हैं। एटम बमों के मुकाबले में टेलीपैथी ज़्यादा खतरनाक है। एटम बम गिराने के लिए अपने मुल्क से परवाज़ करना और दूसरे मुल्क में जाना ज़रूरी होता है, लेकिन टेलीपैथी के ज़रिए घर बैठे ही दुश्मनों के दिमागों में पहुंचा जा सकता है। तमाम मुखालिफ ममालिक के अहम राज मालूम किए जा सकते हैं। अब तमाम ममालिक के लिए लाजमी हो गया था कि वह एटमी कुव्वत के अलावा टीपी में भी बरतरी हासिल करें। अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अहम राजों तक पहुंचेगा तो वो दूसरा मुल्क भी उसके अहम राजों तक पहुंचेगा। इस तरह तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और बज़ाहिर नुकसान ना पहुंचाने का समझौता करेंगे। मुख्तसर ये कि अब तमाम बड़े ममालिक के लिए टीपी आर्मी रखना लाजमी हो गया था। जब तेजपाल ने रूसी अकाबरीन से ईमेल के ज़रिए रब्ता किया और उन्हें बताया कि उसके पास ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा है और वह नक्शे के ज़रिए उनके मुल्क में मशीन तैयार करना चाहता है, तो पहले उन्हें यकीन नहीं आया। लेकिन तेजपाल के तमाम टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में थे, अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं कर रहे थे, बड़ी राजदारी से खामोश रहकर उन्हें तेजपाल की तरफ माइल कर रहे थे। जब अकाबरीन को यकीन हो गया कि उनके मुल्क में उनकी निगरानी में वो मशीन तैयार हो सकती है, तो फिर उनकी खुशी की इंतहा न रही। ऐसी गैब इमदाद के बारे में वो कभी सोच नहीं सकते थे। वो मशीन जैसे अचानक आसमान से उनके मुल्क में उतारी जा रही थी। रूसी आर्मी के आला अफसरान ने यह मालूम करने की कोशिश की कि तेजपाल किस मुल्क और किस शहर में है। फिर तेजपाल ने फैक्स के ज़रिए मशीन का नक्शा अरसाल किया। उन्होंने ईमेल के कोडवर्ड्स और फैक्स के हवाला जात से तेजपाल का सुराग लगाना चाहा, लेकिन सबको हिप्नोटाइज किया गया था। उनके दिमागों में ये बात नक्श की गई थी कि उनमें कभी तेजपाल के सिलसिले में ऐसे ख्यालात पैदा हों तो वो उन पर अमल नहीं करेंगे। वह चारों टेलीपैथी जानने वाले पूरी तवज्जो से तेजपाल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहते थे। रूसी फ़ौज के आला अफसरान मशीन की तैयारी के सिलसिले में मसरूफ़ हो गए। वो चारों टेलीपैथी जानने वाले उन तमाम अफसरान और मकैनिक वगैरह के दिमागों को दिन रात चेक करते रहते। उनमें से कभी कोई ज़ख्मी हो सकता था या बीमार हो सकता था। कोई मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग से ही मालूम कर सकता था कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया था। ऐसे में भेद खुल सकता था। कोई टेलीपैथी जानने वाला रूसी अकाबरीन के साथ कोई बड़ा गेम खेल रहे हों तो वो गेम भी जल्दी ज़ाहिर हो सकता था। मशीन के तैयार होने और उसे काम में लाए जाने तक हर पहलू से राजदारी लाजमी थी, इसलिए वो तमाम आला अफसरान को चेक करते रहे थे। उनमें से कितने अफसरान के सफारती ताल्लुकात कई ममालिक से थे। दुश्मन उनके ख्यालात भी पढ़ सकते थे। तेजपाल बारीक से बारीक पहलू पर नज़र रखता था और उन चारों को गाइड करता रहता था। बैजॉन ने एक ऐसे रूसी अफसर के ख्यालात पढ़े जिसकी एक बेटी इसराइल में थी। वो ऑफिसर भी इसराइली था। 20 बरस पहले उसने एक रूसी यहूदी दोशीज़ा से शादी की थी। वहाँ उनकी वो बेटी पैदा हुई थी। हुकूमत ने उसे कहा, मिस्टर जॉन, तुम्हें रूसी बीवी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम रूस जाकर अपने मुल्क के लिए जासूसी करो। तुम्हारी बेटी को यहाँ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में रखकर उसे भी तुम्हारी तरह सुराग रसां बनाया जाएगा। तुम अपनी बीवी के साथ रूस चले जाओ। काम ख़त्म होने के बाद तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। वह अपनी रूसी बीवी के साथ ताशकंद आ गया था। उसकी बीवी उसके ज़ेर असर नहीं थी। वो उसका दीवाना था। उसके हुस्न जमाल और उसके अदाओं से सैरज़दा रहता। हुक्काम ने उसे अपने मुल्क की तरफ से जासूसी करने के लिए भेजा था। इसके बरक्स उसने बीवी के साथ मिलकर रूस के लिए जासूसी की। इसराइली हुकूमत का एक अहम राज चुरा कर वहाँ ले गया। बाद में ये भेद खुल गया। इसके बाद वो इसराइल नहीं जा सकता था। जाता तो उसे गोली मार दी जाती। रूसी हुकूमत ने उसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक आला ओहदेदार बना दिया था। वह वहीं रहकर बच्चे पैदा करता रहा, मगर वह एक बेटी, उसकी मोहब्बत की पहली निशानी, वहीं इसराइल में रह गई थी। वो मियाँ बीवी उसे याद करते रहते थे। उसे वहाँ से वापस नहीं ला सकते थे। वो इसराइल में ट्रेनिंग हासिल करती रही थी। इसराइल में जो रूसी जासूस थे वो उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करते रहते थे। वह सख्त निगरानी में रहती थी। ट्रेनिंग सेंटर या आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर किसी से मुलाकात नहीं करती थी। उसका नाम करोना था।
कोरोना इसराइली हुकूमत की वफादार थी। बचपन से उसका रिकॉर्ड अच्छा था। उसने कभी माँ बाप को याद नहीं किया था। हुब्बुल वतनी के हवाले से वो काबिल एतमाद थी। एल्पा ने उसके ख्यालात पढ़े थे और ये फैसला किया था कि उसे टेलीपैथी सिखाई जाएगी। एल्पा अपने मुल्क के फौजी कैंपों से ज़हीन और दलेर सिपाहियों और अफसरों का इंतखाब कर रही थी। सिविल और आर्मी इंटेलिजेंस के शोबों से ऐसे सुराग रसानों को मुंतखब कर रही थी जिनका रिकॉर्ड बेदाग था और वो सब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे। वो उन सब के चोर ख्यालात पढ़ने के बाद मुतमईन होकर उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारती थी। उसने कोरोना के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम किया था कि वो ज़हीन भी है और मक्कार भी। ट्रेनिंग के दौरान में हाजिर दिमागी का मुजाहरा करती रही है। वो ख्यालात और जज्बात के हवाले से अपनी यहूदी कौम को अहमियत देती है। एल्पा ने पूरी तरह मुतमईन होकर पहले उसे हिप्नोटाइज किया, उसे अपनी मामूल बनाया, फिर उसे मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म सिखा दिया। एक रूसी जासूस ने यह इतला उसके माँ बाप तक पहुँचाई। बैजोन ने तेजपाल से कहा, मिस्टर जॉन की बेटी कोरोना ने टेलीपैथी सीख लिया। एल्पा टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज तैयार कर रही है। हमें वहाँ से चंद टेलीपैथी जाने वालों को अगवा करना होगा, तेजपाल ने कहा। बेशक, रूस में जल्दी हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो जाएगी। हमें चंद फाइल टेलीपैथी जाने वालों की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी टेलीपैथी का इल्म वहाँ रूसी अफसरान के दिमागों में मुंतकिल किया जाएगा। बडी रॉबर्ट ने कहा, पता नहीं अल्पा कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा करती जा रही है। हम वहाँ से 2-4 अगवा करेंगे। बैजोन ने कहा, किसी तरह कोरोना को वहाँ से निकाल कर रूस में उसके माँ बाप के पास पहुँचाया जाए। जैसा कि उसकी तारीफ सुनी गई है, अगर वो वैसी ही बासलाहियत, ज़हीन और दलेर है तो उसे ज़रूर अगवा करके रूस पहुँचाओ। इस तरह उसके बिछड़े हुए माँ बाप से उसे मिलाना नेकी भी होगी। उन्हें वाकई चंद ऐसे टेलीपैथी जाने वालों की ज़रूरत थी जिन्हें फाल की हैसियत से ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारना था। तेजपाल के चारों टेलीपैथी जानने वाले इसराइली अकाबरीन के दिमागों में पहुँचने लगे। उनके ज़रिए मालूम करने लगे कि अल्पा टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज बनाने के लिए क्या कर रही है और किन अफराद को ये इल्म सिखा रही है। पता चला कि अल्पा इस सिलसिले में इतनी राजदारी से काम करती रही है कि वहाँ के आला हुकाम और फौजी अफसरान उसके इन तमाम मामलात से बेखबर रहते हैं। बाद में जितने अफराद टेलीपैथी सीख लेते हैं वह सब उन अकाबरीन के सामने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हाजिर हो जाते हैं। उनसे पता चला कि अल्पा ने अब तक 2 दर्जन आर्मी इंटेलिजेंस के सुराग रसानों, फौज के सिपाहियों और आला अफसरों को टेलीपैथी सिखाई है। तेजपाल और उसके साथी अल्पा के टेलीपैथी जानने वालों के बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानते थे। ये बात इसराइली अकाबरीन भी नहीं जानते थे कि अल्पा दर पर्दा अपनी एक ज़ाती फ़ौज तैयार कर रही है। उसकी ज़ाती टेलीपैथी जाने वाली फ़ौज में नहायत तजुर्बेकार, ज़हीन, सुराग रसां और बेहतरीन फाइटर्स थे। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़ाती टीपी आर्मी बना रही थी। वो अपना राज सारी दुनिया से छुपा सकती थी, लेकिन पारस से नहीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका नाराज़ आशिक छुप कर उसके अंदर आता रहता है, किसी अहम ज़रूरत के वक्त उससे गुफ्तगू करता है, वरना उसके बार बार मुखातिब करने के बावजूद एक लफ्ज़ नहीं बोलता। फिर उसे पता नहीं चलता कि वो उसके पास मौजूद है या नहीं। एल्पा ने जो ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की थी, पारस ने उससे जवाद को भी ऐसा फ़ायदा पहुंचाया था जिसकी तवक्को नहीं कर सकता था। जवाद के अंदर भीमा की शैतानियत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। यही समझा जा रहा था कि इस बदरू से जवाद को निजात नहीं दिलाई जा सकेगी। रूह अच्छी हो या बुरी, उसके बगैर जिस्म मुर्दा हो जाता है। लेकिन पारस ने इस मशीन के ज़रिए शैतानियत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। भीमा हमेशा के लिए नाबूद हो गया था। जवाद ने भीमा से निजात पाती मस्जिद अक्सा में शुक्राने की नमाज अदा की थी और पारस से कहा था कि वो उससे मिलकर रूबरू शुक्रिया अदा करना चाहता है। पारस ने कहा, शुक्रिया तो अदा होता ही रहेगा। सबसे पहले अपनी मंगेतर हदीका से मिलो। भीमा की वजह से तुमने उस बेचारी को खुद से दूर रखा था। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जल्द से जल्द उसे अपनी शरीक हयात बनाओ। मैं तुम्हारी शादी के दिन तुमसे मुलाकात करूँगा। बेशक मैंने भीमा की वजह से हदीका पर जुल्म किया है। मैं 1 हफ्ते के अंदर उससे शादी करूँगा। तुमसे एक गुजारिश है, एल्पा से मेरा राब्ता कराओ। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के एहसानात कभी नहीं भूलूंगा। पारस ने एल्पा से कहा, हो सके तो जवाद से राब्ता कायम करो, वो बहुत खुश है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। वैसे तुम बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रही हो। तुम्हारे मशवरे पर अमल कर रही हूँ। तुमने कहा था भीमा तो ख़त्म हो गया, अब नारंग रह गया है। अगर उसकी भी काली सलाहियतों को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी टेलीपैथी की दुनिया से काला जादू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मगर ख्वामखा उसकी जान ना ली जाए। भीमा ने तो नाक में दम कर दिया था। उसे हमेशा के लिए नाबूद कर देना लाजमी हो गया था। नारंग से सिर्फ उसकी सलाहियतें छीन ली जाएं। मैं यही कर रही हूँ। नारंग जब पैदा हुआ था तो ऐसा नहीं था, कभी सीधा सादा सा आदमी रहा होगा। अब फिर वही बन जाएगा। वो शैतान था। मैं उसे साधु बनाकर इंडिया वापस भेज दूंगी। पारस उसके दिमाग से चलाया। उसे नारंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। एल्पा ने उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर उसकी जादूगरी और टेलीपैथी की सलाहियतों को ख़त्म कर दिया। उसके कान से जो अल्लाह समात मुंसलिक था उसे ऑपरेशन के ज़रिए कान से अलग करके अपने पास रख लिया। उसने बाद में जवाद से रब्ता किया और कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर जवाद,
मैं फ़ौरन तुमसे राब्ता ना कर सकी, एक बहुत ही अहम काम में मसरूफ़ थी। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें भीमा से निजात हासिल करने की मुबारकबाद देती हूँ। जवाद ने कहा, असल मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। आपने और पारस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। किसी के अंदर बदरू समा गई हो तो बदरू को ख़त्म करने से उस आदमी की जान भी चली जाती है, मगर तुमने मेरी जान भी बचा ली और बदरू को ख़त्म भी कर दिया। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो बोली, एहसान की बात ना करो, मैं तो पारस की कनीज़ हूँ। वो जो चाहता है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वही करती हूँ। तुम दीनदार हो, इबादत गुजार हो, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत करते रहते हो। मेरी बाकी ज़िंदगी सिर्फ पारस के लिए है। मैं उसकी खुशी हासिल करने के लिए कुछ भी करती रहूँगी। ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? मैंने अभी अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से बात की है। आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी शादी होगी। मैं आपसे शादी में शरीक होने की गुजारिश करता हूँ। तुम शायद नहीं जानते कि मैं अपने मुल्क के अकाबरीन की खुशियों और गमों में भी शरीक नहीं होती, कभी किसी तकरीब में नहीं जाती। मुझे अपनी सलामती के लिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। बेशक आप अपने मुल्क व कौम का सरमाया हैं, आपके लिए एहतियात लाजमी है। फिर भी ऐसी कोई सूरत निकालें कि आपको दुश्मनों से कोई नुकसान ना पहुंचे। मिस्टर पारस उस तकरीब में आएंगे, आप भी आएँ तो ये मेरी इज्जत अफजाई होगी। एल्बा ने खुश होकर पूछा, क्या पारस तुम्हारी शादी में आएगा? हाँ, मिस्टर पारस ने वादा किया है, वह मुझे और हदीका को मुबारकबाद देने आएंगे। ओह गॉड, फिर तो तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी शादी की खुशी होगी। मैं ज़रूर आऊँगी। क्या अपनी शादी के दिन मेरे लिए कुछ कर सकती हो? ये कोई पूछने की बात है? आप क्या चाहती हैं? जो चाहेंगी वही करूँगा। पारस मुझसे नाराज़ है। वो मुझसे कभी मिलता नहीं है और ना ही आइंदा मिलना चाहता है। तुम चाहो तो उससे मुलाकात करा सकते हो। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं ज़रूर मुलाकात कराऊंगा। मिस्टर पारस नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी दूर कर दूंगा। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनकी नाराज़गी दूर करके उन्हें आपका दोस्त बना दूं। मिस्टर जवाद, ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने माजी में इतनी गलतियां की हैं और पारस से ऐसी जानलेवा दुश्मनी की है कि अब मुझे माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आती है। ताज्जुब है, आप जानलेवा दुश्मनी करती रही और मिस्टर पारस आपके मुहाफिज बनते रहे। ये तो मैंने खुद देखा है कि उन्होंने भीमा के शैतानी इरादों से आपको बचाया था। वो मुझे दूसरे खतरनाक ख्यालखानी करने वाले दुश्मनों से भी बचाता रहा है। इसका मतलब साफ है, मिस्टर पारस आपसे नफरत नहीं करते हैं। अगर ज़रा भी नफरत करते तो मोहब्बत से आपके काम ना आते। वो सिर्फ आपकी गलतियों से नालायक। आप मेरी बात का बुरा ना माने, वो आपको सज़ा देने के लिए आपसे मिलना नहीं चाहते। मैं भी यही समझ रही हूँ, मगर वो इतना ज़िद्दी है कि सज़ा देने के लिए सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। आप मायूस ना हो, मैं उन्हें समझाऊंगा। एल्पा खुश होकर उसके दिमाग से चली आई। उसके दिल के अंदर एक नई और मुस्तहकम उम्मीद पैदा हो गई थी। उसका दिल कह रहा था कि जवाद बिन मुस्तकीम जैसे नेक और ईमानदार शख्स की बातें पारस को मुतासिर करेंगी और वो उसे मुआफ़ करके रूबरू मुलाकात के लिए तैयार हो जाएगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर धड़कनों से पूछा, क्या वो राज़ी हो जाएगा? उसके अंदर जैसे किसी ने कहा, नहीं, वो संगदिल है, राज़ी नहीं होगा। मैडम मार्ली अपने कॉटेज में थी। 2 घंटे तक की तनवीमी नींद से बेदार होकर मेरे बारे में सोचने लगी। मैं उसके दिमाग में बड़ी देर तक रहकर उससे बातें करता रहा। पहले वो मुझसे दोस्ती करने से कतराती रही थी। उसे अंदेशा था कि वो मेरे ज़ेर असर आ जाएगी, मुझसे कमतर हो जाएगी। फिर वो बराबर की सतह पर दोस्ती करने के लिए रजामंद हो गई। वह मगरूर औरत आसानी से काबू में नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने उसे हिप्नोटाइज किया। जब वो बेदार हुई तो मानो बाहर से दौड़ती हुई आई, छलांग लगाकर बिस्तर पर पहुंची, फिर उसके पास आकर म्याऊं म्याऊं करते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। मार्ली ने पूछा, दरवाजे के बाहर क्या है? क्या कोई गड़बड़ है? एक मुसल्ला गार्ड ने आकर सलूट किया, फिर कहा, एक शख्स टैक्सी में आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। वो किसी से मुलाकात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रही हूँ। मैं टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर रुखसत कर रहा था। 2 गार्ड्स ने आकर कहा, तुम अंदर आ सकते हो। मैं एक गार्ड के पीछे चलने लगा, दूसरा गार्ड मेरे पीछे था। मैं उनके दरमियान चलता हुआ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। मानो मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई, मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैंने कहा, हाय मानो, मैं वही हूँ जो तुम्हें कार में नजर नहीं आ रहा था और तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करके परेशान हो रही थी। मुझे पहचान लो, हमारी दोस्ती होने वाली है, क्या मेरे पास आओगी? वो म्याऊं कहती हुई सोफे पर जरा पीछे हट गई। मार्ली ने दरवाजे पर आकर कहा, मेरी मानो किसी से दोस्ती नहीं करती। फिर उसने दोनों गार्ड से कहा, बाहर जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई मिलना चाहे या फ़ोन आए तो मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो मुसल्ला गार्ड्स बाहर चले गए। मार्ली अव्वल तो किसी से मुलाकात नहीं करती थी, अगर मुलाकात करती तो मुस्कुराकर बातें नहीं करती थी। उसने घूर कर मुझे देखा। मैंने उसके अंदर कहा, मुझे मुस्कुराना चाहिए। उसने नागवारी से सोचा, पता नहीं कौन ऐरा गहरा आ गया है। यही बहुत है कि मैं मिलने के लिए राज़ी हो गई हूँ, मैं नहीं मुस्कुराऊंगी। मैंने उसे मुस्कुराने पर माइल किया। वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। मैंने उठकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वह मामलात में किसी से भी दूर से मिलती थी, रस्मन मुसाफिर के लिए किसी को हाथ पकड़ने नहीं देती थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पेश किया, मैंने इसे थाम लिया। वो अंदर ही अंदर ये सोचकर उलझ रही थी कि अपने मजाज के खिलाफ क्यों मुस्कुरा रही है।
एक अजनबी को अपना हाथ थामने की इजाज़त क्यों दे रही है? मानो गुर्राने लगी। उसने पहली बार किसी अजनबी को अपनी मालकिन का हाथ पकड़ते देखा था। माली ने कहा, यू शट अप मानो, मुझे समझने दो कि मैं इस अजनबी से इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों हो रही हूँ। वेल मिस्टर, तुम कौन हो? मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है। तुमसे ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू हो चुकी है। ओ आई सी, तो तुम हो फरहाद। अब मुझे मुस्कुराने और बेतकल्लुफ़ होने की वजह समझ में आ रही है। ये तुम्हारी टेलीपैथी का कमाल है। मैं तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये नक्श कर चुका था कि जो शख्स उससे मिलने आएगा वह फरहाद अली तैमूर होगा और वो किसी शक व शुबह के बगैर उस पर भरोसा करेगी। इसीलिए उसने बहस किए बगैर मुझे फरहाद तस्लीम कर लिया। उसने मानो के पास आकर उसे सोफे पर से उठाया, उसे अपने बाजू में लेकर सहलाती हुई बोली, ही इज़ गोइंग टू बी आवर फ्रेंड। मैं दोस्ती कर चुकी हूँ, तुम भी दोस्ती करो। तुमने अभी सुना है दोस्त का नाम फरहाद है, चलो हाथ मिलाओ। मार्ली ने उसका एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसके पंजे को थामकर कहा, बड़े तेज नाखून है। उसने म्याऊं कहते हुए अपने नाखून समेट लिए। मैंने कहा, थैंक यू, ये दोस्ताना अंदाज है। वो मेरे सामने सोफे पर बैठने के बाद बोली, तुम दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ हो? एक ज़माना मेरा दुश्मन है। अक्सर ख्याल-ख्वानी करने वालों को जानता हूँ, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो अभी तक मेरी नज़रों में नहीं आए हैं। मैं सिर्फ उनके बारे में पूछ रही हूँ जो ननाका के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से एक किमली नामी लड़की के ज़रिए मुझे तलाश कर रहा है। पता नहीं वो कौन है, वैसे जल्द ही मालूम कर लूँगा। मैं इसे एक बात से परेशान हूँ कि तुम्हारी तरह वो दुश्मन भी मेरे दिमाग में चले आएंगे। मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगी, वो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ते रहेंगे। क्या उनसे महफूज रहने की कोई तदबीर बता सकते हो? तुम किसी तदबीर पर अमल नहीं कर सकोगी क्योंकि योगा की मशक़ें नहीं करती हो और रात को शराब पीने की आदी हो। मैं मजबूर हूँ। शराब मेरी तन्हाई में मुझे सुला देती है। मेरी दोस्त है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तुमसे दूर रखूंगा। जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगा। ओह थैंक यू, तुम मेरे काम आओगे, मैं भी तुम्हारे काम आती रहूंगी। क्या मेरे साथ जजीरे में रहोगे? फिलहाल रहूंगा, दुश्मनों के खिलाफ वहीं अपना महाज बनाऊंगा। तुम जजीरा लिंताओ कब जाओगी? शाम को जाना चाहती थी मगर शाम हो चुकी है। कल सुबह यहाँ से जाना मुनासिब रहेगा। कॉफ़ी पियोगे? जो चाहो पिलाओ, जो चाहो खिलाओ। अब तो तुम्हारे ही साथ जीना है और तुम्हारे ही साथ मरना है। उसने अपनी दानिस्त में मेरी बात मुकम्मल की, फिर कहा, ये आशिकों के पुराने मुकालमे हैं। मैं पुराने मुकालमे नहीं कहता। तुमने मुझे नई बात कहने नहीं दी, पुरानी बात दोहरा दी। ओह, फिर तो मुझसे गलती हुई। तुम्हारी बात पूरी नहीं होने दी, ज़रा सुनाओ तो नई बात क्या है? मेरे ये मुकालमा तुम्हारी तवक्को के खिलाफ है। मुझे तुम्हारे ही साथ जीना है और तुम्हारे ही साथ गुलछर्रे उड़ाना है। यू शट अप, मैं ऐसी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं करूंगी। उसके गुराने पर मानो भी गुराने लगी। मैंने कहा, क्या ज़बरदस्त चीज़ पाल रखी है, ऐसे गुरा रही है जैसे तुम्हें नहीं उसे छेड़ रहा हूँ। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मार्ली ने हुक्म दिया था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। वो गुस्से से बोली, कौन है? एक मुसल्ला गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। मैडम, गॉडफादर नानाका की सेक्रेटरी बार बार फ़ोन कर रही है। कहती है नानाका कुछ अहम बातें करना चाहता है। मैं मदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोली, ठीक है, अंदर आओ, फ़ोन मुझे दो। वो अंदर आकर फ़ोन देने के बाद वापस चला गया। मार्ली ने इसे कान से लगाकर कहा, हेलो। फिर लेडी सेक्रेटरी की बात सुनकर बोली, यू शट अप। क्या मैं फ़ोन को कान से लगाकर तुम्हारे मनहूस गॉड फादर का इंतज़ार करूंगी? उससे बोलो मैं इसी नंबर पर हूँ, वह मुझे फ़ोन करे। उसने फ़ोन को ऑफ कर दिया। मैंने कहा, तुम अंगारे चबाती हो, इतनी सी बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें फ़ोन होल्ड करने को कहा गया था। गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्या मैं उसके बाप की मुलाजमा हूँ या उसकी मोहताज हूँ? वो मेरा मोहताज है। फ़ोन का बज़र सुनाई दिया। वो बोली, ये देखो, वो मेरा मोहताज है, इसलिए फ़ोन कर रहा है। बज़र की आवाज़ उभरती रही। मैंने कहा, इसे ऑन करो, बातें करो। वो गरूर से बोली, वो अपना फ़ोन कान से लगाए, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो बज़र की आवाज़ से पूरे 1 मिनट तक लुत्फ़अंदोज़ होती रही। फिर उसने इसे ऑन करके बड़े रोब और दबदबे से कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से ननाका ने कहा, तुम एक तनावर दरख्त की तरह हमेशा तन कर रहती हो मगर अब टूट कर गिरने वाली हो। मैं तनावर दरख्त नहीं हूँ, बुलंदो बाला पहाड़ हूँ। तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के दूसरे बाप भी मुझे नहीं काट सकते। मैं तो पता नहीं कहाँ से आ गया हूँ। पता नहीं मेरे कितने बाप हैं। वो सारे बाप आज रात से अपना तमाम माल लेकर तुम्हारे साहिल से गुजरते रहेंगे, हमेशा गुजरते रहेंगे, और तुम एक कमज़ोर औरत की तरह तमाशे देखती रहोगी। मैं मार्ली के दिमाग में था। मैंने देखा उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था, फिर फौरन ही सांस रोक ली थी। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, अभी तुम्हारा एक कुत्ता मेरे दिमाग में आया था, मैंने उसे धुतकार दिया है। अब तुम्हारा ये चैलेंज समझ में आ रहा है। तुम अपने टेलीपैथी जानने वालों के जरिए अपने दोस्त स्मगलरों का माल पार कराओगे? ननाका ने हैरानी से पूछा, क्या तुम योगा जानती हो? नहीं, तुम तो शराब पीने की आदी हो। मैंने अपने दिमाग पर ऐसा अमल कराया है कि नशे में भी पराई सोच की लहरों को लात मारकर भगा देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई टेलीपैथी जानने वाला दोस्त तुम्हारे दिमाग में आए। तुम टेलीपैथी के कमालात के बारे में नहीं जानती हो। आज रात ये कमालात देखोगी। वो स्मगलर्स तुम्हें कोई हिस्सा दिए बगैर अपना माल तुम्हारे साहिल से ले जाएंगे।
मैं कल सुबह तुम्हारी नाकामियों का दुखड़ा सुनने के लिए फ़ोन करूंगा। विश यू बैड लक। नानाका ने कहकर लगाकर फ़ोन बंद कर दिया। मार्ली ने अपना फ़ोन ऑफ करके मुझसे पूछा अब क्या होगा। समझना होगा कि दुश्मन कैसी चालें चलने वाले हैं। मालूम होता है नानाका के पास टेलीपैथी जाने वालों की अच्छी खासी तादाद है। वह सब तुम्हारे तमाम साली गार्ड्स के दिमागों में पहुंचकर उन्हें फायरिंग और रॉकेट वगैरह चलाने से रोकते रहेंगे, बल्कि उनके ज़रिए तुम्हारे दूसरे गार्ड्स को भी हलाक करते रहेंगे। ये तो बड़े तशवीशनाक हालात पैदा हो रहे हैं। तुम तनाव उन्हें नहीं रोक सकोगे। तुम अभी खुद को पहाड़ कह रही थी। एक अकेला पहाड़ पूरी फौज का रास्ता रोक देता है। हाँ, मैं रास्ता रोकूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। मुझे अभी लिनताओ आइलैंड जाना होगा। ज़रूर जाना चाहिए। मैं वहां जाकर किले का मोहल्ले वकू और साहली इलाके की पोजीशन को समझूंगा। मार्ली ने कमरे के बाहर जाकर तमाम गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो अभी जजीरे के लिए रवाना हो रही है। फ्लाइंग कंपनी को इन्फॉर्म किया जाए, उसके 2 सीटर जहाज़ को रनवे पर लाया जाए और हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर पैड पर पहुंचाया जाए। उसके हुक्म के मुताबिक सिक्योरिटी अफसर फ्लाइंग कंपनी के फील्ड ऑफिसर से रब्ता करने लगा। मैं उससे फील्ड ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। मार्ली के साथ उधर जाते वक्त उसके जरिए मुतल्लिका अफराद के ख्यालात पड़ने लगा। जहाज़ को रनवे पर लाने से पहले उसे चेक किया गया। चेक करने वालों में से एक ने उसमें ऐसी खराबी पैदा की थी कि वो परवास के बाद कहीं भी जाकर गिर सकता था। मैंने मार्ली से कहा तुम्हारे 2 सीटर में खराबी पैदा की गई है। उसने पूछा तुम कैसे जानते हो, अभी तो तुमने मेरा जहाज़ भी नहीं देखा है। मैं मुतल्लिका अफराद के दिमागों में पहुंचता रहूं और मालूमात हासिल करता रहूं। ताज्जुब है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या नानाका दुश्मनी कर रहा है, लेकिन उसके आदमी मेरे जहाज़ तक नहीं पहुंच सकते। मैं भी जहाज़ से दूर हूं, मगर अंदर के हालात मालूम कर रहा हूं। उसकी टेलीपैथी जानने वालों ने ऐसा किया है। मैं अभी फ्लाइंग कंपनी के इंचार्ज से शिकायत करूंगी। उस कंपनी के तमाम अफराद बेकसूर हैं, तुम्हारे वफादार हैं। उन्हें टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया गया है। माली ने वहां पहुंचकर इंचार्ज से कहा मुझे इतला मिली है कि दुश्मनों ने मेरे जहाज़ में खराबी पैदा की है। अभी उसे चेक करें। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपने हेलीकॉप्टर में जा रही हूँ। वो मेरे साथ हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गई। उसने 2 गार्ड्स को हुक्म दिया कि वह अपनी निगरानी में जहाज़ को चेक कराएं, फिर इसकी मुरम्मत करने के बाद इसे जजीरे में ले जाएं। मैंने कहा फजूल है, दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले तुम्हारे गार्ड्स को भी ट्रैप करेंगे। आइंदा अपनी सलामती चाहती हो तो योगा में महारत हासिल करने वाले गार्ड्स को अपने आसपास रखा करो। तुम्हारी ये मौजूदा गार्ड्स काबिल एतमाद नहीं है। तुम इन्हें नहीं जानते, ये सब योगा के माहिर हैं, मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्टर हैं। मैं तुम्हारे 2 गार्ड्स के दिमागों में जाता रहूं, इन्हीं के जरिए मैं तुम्हारे दिमाग में आया था। वो गॉड, वो दोनों कौन है? मैंने उनकी निशानदेही की। उसने दोनों को घूरते हुए पूछा तुम दोनों नशा करते हो? तुम्हारी योगा की सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं और यह अहम बात मुझसे छुपाते रहे हो। उन दोनों ने अपने सर झुका लिए। वो गुस्से से बोली तुमने ये बात छुपाकर मुझे धोखा दिया है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। हेलीकॉप्टर से बाहर जाओ। वो दोनों बाहर चले गए। मैं ख्यालख्वानी के जरिए मार्ली से बातें कर रहा था। उसे ताकीद की थी कि वो मेरी टेलीपैथी के मुताल्लिक कोई बात ना करे। उसने पूछा अब यहाँ 2 गार्ड्स रह गए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैंने उन दोनों के दिमागों में जाना चाहा। उन्होंने सांस रोक ली। अगरचे कुछ गड़बड़ थी, मगर मैंने इत्मीनान जाहिर किया। उनमें से एक पायलट था। मार्ली ने उसे प्रवास करने को हुक्म दिया। मैंने ख्यालख्वानी के जरिए अपने एक मातियत सुराग रसां को मुखातिब करके कहा अपने 10-12 साथियों के साथ मेरे अंदर आओ। आइंदा मेरे साथ जो हालात पेश आएंगे उनके मुताबिक तुम सब एक्शन में आओगे। हेलीकॉप्टर परवास कर रहा था। जब मेरे तमाम मातियत सुराग रसां आ गए तो मैंने मार्ली को अपने किले के इंचार्ज से रब्ता करने पर माल किया। वह अपना मोबाइल ऑन करके रब्ता करने के बाद मेरी मर्जी के मुताबिक बोली मेरे 2 सीटर में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैं हेलीकॉप्टर के जरिए आ रही हूँ, मुझे किले के हालात बताओ। मैडम यहाँ सब ठीक है। अंडरग्राउंड के गॉड फादर नानाका की सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था। मैंने कह दिया आप मौजूद नहीं है, वो पैगाम दे सकती है। उसने कब फ़ोन किया था? दोपहर के 2 बजे। उसने कोई पैगाम नहीं छोड़ा है। माली ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपने मातहतों से कहा नानाका के साथ चंद टेलीपैथी जानने वाले हैं। उसकी सेक्रेटरी ने आज 2 बजे एक खास मकसद के लिए फ़ोन किया था। उसके टेलीपैथी जानने वालों ने इस तरह इंचार्ज की आवाज़ सुन ली होगी। फिर उसके जरिए इस किले के उन तमाम मुसल्लह गार्ड्स के दिमागों में पहुंच रहे होंगे जो आज रात किले के अहम मोर्चों पर ड्यूटी देने वाले हैं। एक सुराग रसा ने कहा सर, हम दुश्मनों का तरीक़ाकार समझ गए हैं, क्या हमें भी यही करना चाहिए? मैंने कहा हाँ, तुम सब ने इंचार्ज की आवाज़ सुनी है। उसके जरिए किले के तमाम अफराद के दिमागों में पहुंचो। आज रात बदनामे ज़माना स्मगलर्स के बहरी जहाज़ मार्ली के साहिल समंदर से गुजरने वाले हैं। उन दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों ने अहम मोर्चों के मुसल्लह गार्ड्स को एपनाटाइज किया होगा। वह सब उनके मामूल बन जाएंगे, फिर उनके जहाज़ों को गुजरने से नहीं रोकेंगे। इसके बरक्स किले के अंदर मार्ली को नुकसान पहुंचाएंगे। सर, हम उन दुश्मनों के तनवीमी अमल का तोड़ करेंगे। वहाँ जितने अफराद को मामूल और आलाकार बनाया गया होगा उन सबको तनवीमी अमल के असर से बाहर ले आएंगे। तुम सब बड़ी राजदारी से ऐसा करोगे। आधी रात के बाद वो बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे। उससे पहले दुश्मनों को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी तमाम चालों को नाकाम बना दिया गया है। सर, हम यही करेंगे। उनके तनवीमी अमल का तोड़ करने में देर नहीं लगेगी। आप हमारे पास आते रहेंगे तो हमारी कारकर्दगी से मुतमईन होते रहेंगे। वह सब मेरे दिमाग से चले गए। हेलीकॉप्टर परवास कर रहा था। हम सब खामोश थे।
उसके मातहत गार्ड्स उसकी इजाज़त के बगैर नहीं बोलते थे और वह खुद किसी से नहीं बोलती थी। मैं उसके साथ बैठा हुआ था। उसका एक गार्ड पायलट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। दूसरा गार्ड हमारे पीछे बैठा हुआ था। उसने अचानक ही एक रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल मार्ली की गर्दन से लगा दी, फिर कहा, कोई हरकत ना करना वरना गोली मार दूंगा। प्रवास से पहले मार्ली ने मुझसे पूछा था कि उन दोनों गार्ड्स पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उनमें से एक गार्ड जो पायलट था वो सचमुच योगा का माहिर था। मार्ली को कोई खतरा नहीं था, मगर दूसरा गार्ड मशकूक था। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस करके सांस नहीं रोकी थी। उसे जैसे किसी का इंतजार था। मैं उसके ख्यालात पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी खामोशी के बायस उसने सांस रोक ली। मुझे शुबा हुआ कि वो किसी दूसरे ख्याल खोनी करने वाले का इंतजार कर रहा था। मखसूस कोडवर्ड्स मुझे मालूम नहीं थे, इसलिए उसने बाद में योगा का मुजाहरा किया था और अब वो मार्ली को गन पॉइंट पर रखकर यह साबित कर रहा था कि वो दुश्मनों का अलकार बन चुका है। मार्ली ने गुस्से से पूछा, तुम मेरा नमक खाते हो, मुझसे नमक हरामी कर रहे हो? उसके अंदर किसी ने कहा, मैडम ये बेचारा बेकसूर है, मैंने इसे अपना अलकार बनाया है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक तुम्हें किसी भी लम्हे गोली मार देगा। मार्ली ने पूछा, तुम कौन हो? ज़ाहिर के दोस्त नहीं हो, यूं समझ लो अभी तुम्हारे अंदर नानाका पहुंचा हुआ है। सॉरी, तुम्हारे अंदर नहीं, अभी तो हेलीकॉप्टर के अंदर जगह बनाई है, अब जख्मी करूंगा और तुम्हारे दिमाग में जगह बना लूंगा। मार्ली ने मुझसे कहा, तुम बैठे खामोशी से सुन रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? दुश्मन ख्याल खोनी करने वाले ने पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? शायद कॉटेज में भी तुम्हारे साथ यही था। क्या किसी नए बॉयफ्रेंड को फांसा हुआ है? मैं उस गार्ड के दिमाग में पहुंचा हुआ था, उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो गोली ना चला सके। इधर मार्ली का दिमाग आज़ाद था। उसने मेरा नाम बता दिया। वो गुस्से से बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारा बाप फरहाद अली तैमूर है। वह हैरत से तकरीबन चीख कर बोला, फरहाद नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। भला तुम फरहाद को कहाँ से ढूंढ कर ला सकती हो? मैं सिर्फ एक बात कहने मार्ली के दिमाग में पहुंचा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझ पर गोली चलाओ, मगर नहीं चला सकोगे। मेरा दावा है कि तुम मुझे जख्मी भी नहीं कर सकोगे। ये कहते ही मैं फिर उस आलाकार के दिमाग में आ गया। मैंने पूरी तरह उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उस अजनबी टेलीपैथी जानने वाले ने उसे गोली चलाने को हुक्म दिया, लेकिन वो रिवॉल्वर को हाथ में लिए बैठा रहा। उसने आलाकार के दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा, तब उसे पता चला पहले ही किसी ने कब्जा जमा रखा है। वो दुश्मन टेलीपैथी के कई हथकंडे आजमाने लगा, लेकिन मैं इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसका आलाकार अपने रिवॉल्वर को मार्ली की गर्दन से हटाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ ला रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नाल पेशानी से लग गई। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने कहा, रुक जाओ, इसे हलाक करने से पहले बता दो क्या वाकई फराद हो। जवाब में ठाई की आवाज़ के साथ गोली चली। वो गोली उसकी पेशानी में घुसकर खोपड़ी के पीछे से निकल गई। वो लुढ़क कर 2 सीटों के दरमियान गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मैंने मार्ली से कहा, तुम्हें मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, मैं क्या करती, वो मुझे गोली मारने वाला था और तुम खामोश बैठे हुए थे। क्या इतनी सी अकल नहीं है कि ख्याल खोनी करने वाले ऐसे वक्त खामोश रहा करते हैं? मुझे अकल न सिखाओ, ये बताओ कि तुमने उसे मारा है? नहीं। उसे अचानक याद आ गया था कि पिछले साल उसकी महबूबा मर गई थी। उससे सदमा बर्दाश्त ना हो सका, उसने अभी खुदकुशी कर ली। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कैसी बेमुरवत हो। मैंने अभी तुम्हें मौत से बचाया है, शुक्रिया के एक लफ्ज़ तो मुंह से निकालो। वो बोली, थैंक यू। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उस वक्त ऐसे ही लगा था कि दुश्मन कामयाब हो गया और मेरा आखिरी वक्त आ गया, मगर तुमने कमाल कर दिया। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने मानो की तरफ हाथ बढ़ाया। मार्ली ने उसे मेरी तरफ भेजा। वो बड़ी अपनाइयत से मेरी गोद में आकर बैठ गई। मैंने कहा, चलो रिश्तेदारी शुरू हो गई। अब ये गोद में आई है, कभी तुम आओगी। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने उसकी सोच में कहा, इसने मेरी जान बचाई है। मुझे गुस्सा नहीं, प्यार आना चाहिए, मुझे मुस्कुराना चाहिए। मैंने उसे मुस्कुराने पर माइल किया। वो बेख्तियार मुस्कुराने लगी। फिर परेशान होकर बोली, अच्छी बात नहीं है, तुम मुझे ख्वामख्वाह मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हो। तुम्हें इखलाकी तरीके सिखा रहा हूँ कि ऐसे वक्त इखलाकन भी नहीं मुस्कुराना चाहिए। मैं कुछ और कह रही थी। अब दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को यहाँ दोबारा पहुँचने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा होगा। क्या तुम्हें उस पायलट पर एतमाद है? अब यही एक जरिया रह गया। मैंने कहा, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, दुश्मनों ने इसे ट्रैप नहीं किया है। वो खुश होकर बोली, पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली पैदा हो गई होगी कि फरहाद अली तैमूर मेरा मुहाफिज बन गया है। तुम गलत कह रही हो। दुश्मन कह रहे होंगे कि तुम मेरी पनाह में आ गई हो और पनाह हासिल करने के लिए मुझे अपने हुस्न और शबाब का टैक्स अदा कर रही हो। बट नॉनसेंस, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ कि मेरे बारे में ऐसी राय कायम की जाए। आइंदा ऐसी तौहीन-आमेज़ बातें ना करना। तुम भी अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। सारे दोस्त और दुश्मन मेरे मजाज को समझते हैं। मैं किसी औरत का बॉडीगार्ड नहीं बनता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि लोग मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड समझेंगे? उसने जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सर जहां भी घुमाओ घूम जाता है, मगर दिमाग तो वहीं रहता है। वो सोच रही थी, क्या मुश्किल है, ये मेरे लिए बहुत अहम बनता जा रहा है। मैं इसे पीछा छुड़ा सकती हूँ, मगर आइंदा नागहानी हमले से कौन बचाएगा? वो जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस और मजबूर समझ रही थी। मार्ली पूरी तरह दुश्मनों में घिरी हुई थी। उसे चैलेंज किया गया था कि अब उसके इलाके से गुजरने वाला कोई स्मगलर उसका हिस्सा अदा नहीं करेगा। आज रात उनके जहाज हिस्सा अदा किए बगैर किले के सामने समुंदर से गुजर जाएंगे। फिर आइंदा भी ऐसा ही होगा। वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे यह सोचना चाहिए कि नानाका और दूसरे तमाम दुश्मन महज टेलीपैथी जानने वालों के जरिए कामयाब हो सकेंगे। अभी एक टेलीपैथी जानने वाला मेरे हेलीकॉप्टर में घुस आया था। आइंदा फरहाद नहीं रहेगा तो कई दुश्मन मेरे दिमाग में घुसते चले आएंगे। उसकी अपनी सोच कहने लगी, हाँ, दुश्मनों के पास टेलीपैथी का हथियार है। वह बड़ी आसानी से मुझे चूंटी की तरह मसल देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए फरहाद मेरे लिए ज़रूरी है। वो सोचते सोचते नीचे की तरफ देखने लगी। कई किलोमीटर पर फैला हुआ वसीओरीज किला नजर आ रहा था। किले की बुर्जियों और उसके दूसरे बुलंद मुकामात पर मुसल्ला गार्ड्स दिखाई दे रहे थे। वहां जदीद तर्ज की तोपें और रॉकेट लॉन्चर्स नस्ब किए गए थे। हर तरफ मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। इस किले को देखकर दुश्मनों पर मार्ली का रोब और दबदबा कायम रहता होगा। बेशक वो नाकाबिले शिकस्त किला था। उसे सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन ही फतह कर सकते थे। वो हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर परवाज कर रहा था। किले के अंदर एक वसी और इस मैदान में उसे उतरने का सिग्नल दिया जा रहा था। कहा जाता था कि मार्ली अपने किसी अहम मेहमान को भी किले के अंदर नहीं बुलाती थी। मैं पहला शख्स था जो वहां पहुंच रहा था। वो हेलीकॉप्टर नीचे आते आते हेलीपैड पर उतर रहा था।